अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज मेरे साथ मैम फ़िज़ा इजाज़ मौजूद हैं। आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे उसमें जो एक हमेशा से एक स्टूडेंट के दिल में क्वेश्चन रहा है कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड यूएसए एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑन विच वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। तो आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैम के ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि मैम का दोनों कंट्रीज़ को लेके उनके क्या ओपिनियन है। जी मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक यू सो मच साइम भाई अपने सेशन में मुझे पहले तो बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। और ये दोनों ही कंट्रीज़ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स हमेशा ही एक तरह से इनका क्रेज़ ऐसा होता है हमेशा से। कि मतलब हम दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट कि कौन सा कंट्री उनके लिए बेहतर है। लेकिन मैम कनाडा का ये सिक्योरिटी हासिल है कि हर दूसरे बंदे से आप पूछे ना तो उसको कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, बिल्कुल चाहे ऐसे वो ही है। यूके चला भी गया है ना तो चला भी उसको है, कनाडा ही जाना है। उसने एट द एंड कहना है कि हाँ, मैंने कनाडा मूव करना है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग वन बाय वन एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि भाई आपके लिए कंट्री इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। इनके वन बाय वन सारे प्रॉज एंड कॉन्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैम यूनिवर्सिटी रैंकिंग और उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आपका इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में क्या व्यू है? देखिए, जब हम यूएसए और कनाडा को कंपैरिज़न कर रहे होते हैं तो इन दोनों में एक बहुत सी हम लोग कहेंगे बारीक लाइन है। अब हम यूनिवर्सिटी को कनाडा को जब यूएसए से हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल का फ्लो होता ही यूएसए में है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कनाडा एक बहुत लो रैंक कंट्री है। बेसिकली अगर हम लोग रैंकिंग वाइज़ चेक करें तो यूएसए सबसे जो नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन है, फिर हम जानते हैं कि यूके हमारा नंबर 2 है। फिर ऑस्ट्रेलिया को 3rd नंबर पे पॉपुलैरिटी में वो जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन आता है। फिर कनाडा हमारे पास ऑप्शन आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग साइड पे रखते हुए अगर हम लोग सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इन सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें यूएसए को ज़्यादा जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं कहूँगी कि हम देते हैं हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रख के, क्योंकि अगर यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ की हम रैंकिंग चेक करें, अगर हम कहते हैं कि एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी है यूएसए में, जैसे यूआईसी हो गई, रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी, अब इनके एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी है, इनका कंपैरिजन हम कनाडा की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उनके फीस स्ट्रक्चर और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। बेहतरीन। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है वो मैं कहूँगी मैं यूएसए को दूंगी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और उनकी रैंकिंग वाइज यूनिवर्सिटी की और उसके बाद में कॉस्ट एफिशिएंट को रखते हुए भी हम यूएसए को पॉइंट देंगे। ओके। अच्छा, उसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसमें कॉस्ट अफेक्टिव कौन सा स्टूडेंट्स के लिए? डेफिनेटली यूएसए है। इसमें भी यूएसए को एक तो फर्स्ट हैंड इसलिए हासिल है कि अब आपको पता है कि कनाडा में एसटीएस पाथवे भी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। नॉन एसटीएस में हम जाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो वीज़ा एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रोफाइल वीक हो जाती है, तो हम कहते हैं भाई एसटीएस पाथवे आप डील करो। बिल्कुल सही है। अब जब हम एसटीएस पाथवे जो स्टूडेंट को देते हैं तो उसमें स्टूडेंट को ना सिर्फ अपनी फीस देनी होती है पूरे साल की, और उसके साथ साथ आपको जो है वो पहले साल का लिविंग भी पे करना होता है, ब्लॉक अकाउंट रखवाना है जीआईसी में। तो यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको इनिशियल मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वीजा भी देती हैं और आपके पास बहुत अच्छा इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। तो ऑब्वियसली बात है यूएसए कॉस्ट एफिशिएंट। ओके। ये आपने इनिशियल कॉस्ट की बात की है या आपने पर ईयर कॉस्ट की बात की? देखिए, पर ईयर भी हम लोग ले लेते हैं ना। अगर कनाडा की अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं जी 15,000 या 20,000 कैनेडियन डॉलर्स है उसको पे करने पड़ते हैं, तो सेम रैंक की यूनिवर्सिटी में यूएसए में हम लोगों को 10-15,000 में भी वो मिल जाती है और पूरे साल की कॉस्ट होती है। स्टूडेंट साथ साथ जो है वो अपनी जॉब भी कंटिन्यू रख सकता है और सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कनाडा में हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए नहीं बोलते कि उसको 1 साल की फीस के साथ साथ लिविंग भी यहाँ से पे करके जाना है। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। उसको उसका जो पॉकेट पे हैवी पड़ता है वो कनाडा यहाँ से पड़ता हुँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें मैम अगर हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लें तो लो मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम किसका है जिसमें स्टूडेंट एडजस्ट हो सके, और जहाँ तक आई एम डैम श्योर अबाउट दैट जो एसटीएस की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 है। एग्जैक्टली। तो उससे कम अगर अब यूनिवर्सिटी हम कहते हैं नॉन एसटीएस पे भी हाँ। चले जाते हैं, स्टूडेंट नॉन एसटीएस की तरफ भी मूव करना चाहता है। कनाडा में ज़्यादातर अगर स्टूडेंट का लो मार्क्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, उसके 50% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स पे उसको कोई डिग्री प्रोग्राम एडमिशन नहीं मिलता।
ओके। उसको ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, इस तरह के कोर्सेज मिल रहे होते हैं। बहुत रेयर है अगर कोई कॉलेज का क्राइटेरिया बहुत कम है। उसके साथ उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है या फिर अल्टरनेटिव जो है वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी, अब वो भी ज़्यादा है, वो भी 6.5 और 6.0 मिनिमम होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड यूएसए के पास ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास 50% मार्क्स है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपको प्री पास वे प्रोग्राम्स में एडमिशन देती हैं। आपको एक सेमेस्टर के ज़्यादा क्रेडिट्स पढ़ने पड़ते हैं, ड्यूरेशन वही रहती है, वही कॉस्ट रहती है, और आपको एडमिशन भी डिग्री प्रोग्राम में मिल जाता है। आप इंटरनेशनल डायरेक्ट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। आइल्स के बैंड आपके कम आ रहे हैं, आपके पास अदर ऑप्शंस हैं आइल्स के अलावा, तो मैं कहूँगी ये पॉइंट भी यूएसए के हिस्से में चला जाता है। बेहतरीन है। और दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं इसको एडअप करना चाहूँगा कि जो मैम मिनिमम बैंड्स की बात कर रही हैं वो केस टू केस और प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती हैं। वो असेसमेंट के लिए आपने मैम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर लेना, तो वो आपको फर्दर आपके केस पे पर्सनल असेसमेंट आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं या PSW की बात करते हैं, तो या अगर आप इसको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो वो किस में आपको लगता है कि इट इज़ बेटर देन अदर कंट्री? अच्छा, इसमें एक ज़्यादातर ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसपे ज़्यादातर स्टूडेंट कनाडा जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बाकी सारे पॉइंट्स को भी देख ले तो वर्किंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता है। यूएसए में भी आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा होता है। अगर आप स्टेम कोर्सेज में जा रहे हैं, नॉन स्टेम कोर्सेज को भी आपको 1 साल से ज़्यादा का PSW मिल जाता है। उसके अलावा नंबर ऑफ वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूएसए में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके कहीं पे भी कोई इशू आज तक देखने को नहीं मिला। स्टूडेंट ज़्यादातर TR पे शिफ्ट होके आपको जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क पे बाद में अपना वर्क वीज़ा एक्सटेंड करवा लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज ये अपॉर्चुनिटी यूएसए में दे रही होती हैं स्टूडेंट को जो क्वालिफाइड हो चुके होते हैं। तो अब हम कनाडा की अगर हम इसी पॉइंट को रख के बात करते हैं, कनाडा में आपको अभी रिसेंटली न्यूज़ पता चली होगी कि कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो PSW पे बहुत ज़्यादा आसानी दे दी है। अब जो 2023 में जिनका PSW खत्म होगा उनको 18 माह के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको कोर्स टू कोर्स वेरी वैसे करता है, लेकिन आपको 3 से 4 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क भी असाइन हो जाता है। तो मतलब डेफिनेटली सी बात है कि मतलब स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर कनाडा को इस चीज़ के लिए जो है वो करता है भी, मैं कनाडा को जाके मतलब मुझे ज़्यादा काम तो करने को मिलेगा डिग्री के बाद। तो ये कनाडा के हिस्से में पॉइंट, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। ओके, अब जब भी इमिग्रेशन का मैम नाम आएगा ना, जनरल परसेप्शन कनाडा आता है। बिल्कुल ठीक है, ये मुझे पता है। बिल्कुल ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा गाइड करें कि इमिग्रेशन या पोस्ट स्टडी सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं, उसमें फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट है? अच्छा, इसमें हमारे पास जब ज़्यादा स्टूडेंट आता है ना, वो दोनों कंट्रीज़ में यही कंपैरिजन करता है, कनाडा जल्दी PR दे देता है। देखिए ये बहुत गलत परसेप्शन है। कनाडा में आपको लिमिटेड ऑप्शन का PR देता है और इसमें कोर्स वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है। अब आपका एक कोर्स आपने किया हुआ है, उसका आपको PR ही नहीं मिल रहा है इस टाइम कनाडा में। कनाडा इस चीज़ को प्रायोरिटी बहुत देता है। आप उसके पॉइंट्स नहीं मीट कर रहे तो आपको PR नहीं मिलेगा। तो हम कहें कि हर स्टूडेंट को PR मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास PR की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। जैसे आजकल वो ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग को और नर्सिंग को बहुत ज़्यादा PR दे रहा है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं इस तरह है कि उनको कदरे जो है वो इस चीज़ में परेशानी हो रही है कि वो अपना PR सिक्योर में या सेटलमेंट के लिए जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन यूएसए में एक और चीज़ भी है, आप TR के बाद PR में भी शिफ्ट हो सकते हैं और ये हर कोर्स के साथ होता है। हाँ, इसमें भी कोर्स टू कोर्स जो है वो प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन हर वहाँ पे क्योंकि यूएस इस चीज़ के लिए फेमस है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आपको एम्प्लॉयर्स जो हैं वो खुद ऑफर कर सकते हैं वर्किंग आवर्स। अगर आपको 3 साल से 5 साल का वर्किंग वीज़ा मिल जाता है, आपको इजीली पोस्ट स्टडी वर्क और परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं आफ्टर 5 to 6 years। ओके, बिल्कुल सही है। और अगर हम मैम वेदर कंडीशंस की बात करें, वेदर कंडीशंस में दोनों कंट्रीज ही मतलब ऐसे हैं कि मतलब कुछ एरियाज में यूएसए के भी ऐसे हैं जिसमें -30 तक सेंटीग्रेड चलता है। तो कनाडा का तो हार्श वेदर हमेशा से ही रहा है। कनाडा को अगर हम देखें तो इसमें ये चीज़ है कि अगर कनाडा की तरफ स्टूडेंट मूव करता है तो उसको ज़्यादा हार्श वेदर का सामना करना पड़ता है रादर देन यूएसए की कुछ स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है, कुछ में मतलब सर्वाइव कर सकता है स्टूडेंट। इसमें ज़्यादातर जो है वो वर्किंग आवर्स की वजह से और वो वर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों पे वैसे ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, लेकिन दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट पैरेलली चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। और ये दैट इज़ द मेन पॉइंट जो स्टूडेंट कंसीडर करते हैं, जो जब अपना स्टूडेंट वीज़ा को जो प्लान कर रहे होते हैं, तो उस पर हमने एक ओवरव्यू दिया है एंड डेफिनेटली इट वेरीज केस टू केस और प्रोफाइल टू प्रोफाइल। फॉर पर्सनल असेसमेंट
आप हमारे काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैम भी ऑल टाइम अवेलेबल है आप सबके लिए। तो आप अपने केस पे पर्सनल असेसमेंट के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।